ऑटिज्म को एक हमें चैलेंज की तरह लेना है, एक कंडीशन अवस्था की तरह लेना है, किसी डिजीज या डायग्नोसिस की तरह लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को अपनी डायपर या पैंट्स गीला करने के लिए शर्मिंदा ना करें। उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि हम अपने डिसिप्लिनरी स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग को हमें छोड़ना पड़ेगा। मेरा नाम डॉक्टर मनीष समनानी है। मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर मालविका, हम दोनों ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। हम दोनों ने इवेंचुअली ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में पीएचडी कंप्लीट किया और हमने 2008 में एक सेंटर शुरू किया बाय द नेम ऑफ सोच। सोच एक स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन का सेंटर है, जहां सारी सर्विसेज या मोस्ट ऑफ द सर्विसेज जो भी ज़रूरत होती है बच्चों को, उनको हम एक ही छत के नीचे लाने की हमने कोशिश की है। इट्स अ कंप्लीट टीम वर्क बिकॉज एनी हाउ व्हेन वी वर्क विद चिल्ड्रन, देयर डेवलपमेंटल, देयर डिफिकल्टीज आर टू बी टेकन केयर बाय अ टीम, नॉट जस्ट बाय वन सिंगल प्रोफेशन। आज मैं जोश टॉक्स के मंच पर ऑटिज्म और ऑटिज्म से जुड़ी हुई पेरेंट्स की कुछ क्वेश्चंस, उनकी कुछ डिफिकल्टीज को टेक केयर करने के लिए आया हूँ। पॉटी ट्रेनिंग या टॉयलेट ट्रेनिंग एक नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की तरह है। जैसे बच्चे वॉक करना, चलना अपने आप सीखते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग कई बार खासकर ऑटिज्म बच्चे अपने आप नहीं सीख पाते हैं। उन्हें इसके लिए एक रूटीन, एक स्केड्यूल की ज़रूरत होती है। ज़रूरी ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को अपनी डायपर या पैंट्स गीला करने के लिए शर्मिंदा ना करें। उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि टॉयलेटिंग के लिए एक स्केड्यूलिंग चाहिए, फिक्स्ड रूटीन चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए जो उन्हें खुद फॉलो करना पड़ेगा। चाइल्ड अपने आप फॉलो नहीं कर पाएगा, वो अपने आप ये कैच नहीं कर पाएगा कि उसे टॉयलेटिंग जाना है, बट पेरेंट्स उस शेड्यूल को फॉलो करेंगे, चाहे उसको टॉयलेटिंग की उस समय नीड हो या ना हो, उन्हें वो शेड्यूल फॉलो करके उस वॉशरूम तक ले जाना होगा। बार-बार ये प्रोसेस दोहराने पर चाइल्ड की कंडीशनिंग हो जाती है कि ये इस प्रोसेस का स्टेप है कि जब भी मुझे पास करना है, जब भी मुझे यूरिन या बाकी चीज़ें पास करनी है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर रूम है जहाँ मुझे जाना होता है और उसके लिए मुझे पैंट्स में गीला नहीं करना होता है। ये चीज़ हमें एक एक्सपीरियंस की तरह सिखाना है, रादर देन उनको वर्बली सिखाने के बजाय या डूज़ एंड डोंट्स की तरह बताने के बजाय उनको हमें एक्सपेरिमेंटल वे में करवाना पड़ेगा। आपने एक अंदाज़ा लेकर चलना है कि मेरे चाइल्ड को हर 2 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है। और इस तरह का एक अंदाज़ा वाला शेड्यूल आपको फिक्स करना है, उन्हें पेपर लिख लेना है कि मैं अपने चाइल्ड को 10 बजे लेके गया, अब मुझे 11:30 बजे फिर से लेके जाना है। इसको एक चेकलिस्ट की तरह टिक करते रहना पड़ता है कि अब मैं नेक्स्ट शेड्यूल ये है, 12:30 बजे मुझे लेके जाना है। चाइल्ड इंडिकेट करे या ना करे, उसके फेस पे कोई जेस्चर आए या ना आए, आपको उस शेड्यूल को फॉलो करना है। अगर बिग जॉब या पॉटी के लिए आपको फेशियल जेस्चर्स या टमी पकड़ने जैसा जेस्चर्स मिलता है, तो आपको चाइल्ड को इंस्ट्रक्शन देने में टाइम वेस्ट ना करते हुए चाइल्ड को इमीडिएटली फिजिकली वॉशरूम की तरफ लेके जाना है। वॉशरूम कराने के बाद चाइल्ड से हमें वेरी गुड भी बोलना है, एनकरेज करना है कि अब इस प्रोसेस में जो उन्होंने हम आपके साथ कोऑपरेट किया है, उसको फॉलो किया है, वो उसके लिए उसको आपको एनकरेज करना है। बच्चों के बोलने के ढंग में रोबोटिक होना, बच्चों को ज़ोर-ज़ोर से बोलने की आदत होना, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी खुद की रोल मॉडलिंग पे डिपेंड करती है। हमारे चाइल्ड वो सीखता है जो उसने कहीं न कहीं हमसे कहीं पिकअप किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये देखना है कि जो पेरेंट है, क्या वो उनसे जो बात कर रहे हैं उसका पेस, उसका टोन, उसकी वॉल्यूम क्या है? अगर उसकी आपकी खुद की एज़ अ पेरेंट हैबिचुअल टोन, स्पीड, पेस बोलने की ज़्यादा है, तो नेचुरली चाइल्ड भी वही पिकअप कर लेता है बिना एक एक्स्ट्रा एफर्ट दिए हुए। वो कहीं न कहीं उसको ग्रास्प कर लेता है। दूसरा एस्पेक्ट इस चीज़ का ये है कि सेंसरी नीड अगर आपके चाइल्ड की है, तो हो सकता है कि वो जब ज़ोर से बोलता है, तो अपने थ्रोट की मसल्स के ऊपर प्रेशर लगाता है। थ्रोट की मसल में प्रेशर लगाने से उसको एक प्रेशर की नीड फुलफ़िल होती है। अगर उसकी ये नीड फुलफ़िल होने की वजह से वो साउंड को ज़ोर-ज़ोर से निकालने की कोशिश कर रहा है, तो हमें वो सेंसरी नीड्स आइडेंटिफ़ाई करनी होगी और उस सेंसरी नीड को पूरा भी करना होगा थ्रू अ सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। हम उन्हें कैसे एंगेज करें,
कैसे अपने साथ जोड़ कर रखें, जिसे कनेक्ट बोलते हैं। कनेक्ट और एंगेजमेंट होना भी ऑटिज्म में अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन कम्युनिकेशन तभी आएगा जब एंगेजमेंट और कनेक्ट बहुत अच्छा होगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्ले एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है चाइल्ड के साथ कनेक्ट और एंगेज होने के लिए। चिल्ड्रन विद ऑटिज्म किसी भी और बच्चे की तरह बहुत अलग अलग ढंग से प्ले कर सकते हैं। हमें ये भी आइडेंटिफाई करना होता है कि उनकी प्ले प्रेफरेंस क्या है, वो क्या ऑब्जेक्ट है, वो क्या चीज़ है, वो क्या एक्शन है जिसमें उनको इंटरेस्ट है, उनमें नहीं जिनमें हमें इंटरेस्ट है, या एज अ पेरेंट हम चाहते हैं कि चाइल्ड कार से खेले या बैट से खेले। हमें ये पहले ये देखना होता है उनकी डे टू डे में कि क्या उनकी कोई फेवरेट ऑब्जेक्ट्स हैं। वो फेवरेट ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं। वो किचन का एक पतीला भी हो सकता है, और वो हिलाने के लिए एक टी शर्ट भी हो सकती है। आइडेंटिफाई ये करना है और मानना है कि ये इसी प्ले को हम और आगे बढ़ाएंगे, रादर देन हम चाइल्ड को कहीं ना कहीं मना करेंगे कि नहीं, इससे नहीं खेलना है, इससे खेलना है। इसे हम चाइल्ड सेंटर्ड इंटरवेंशन बोलते हैं, जहां हम चाइल्ड को सेंटर में रखते हैं और सारी थिंकिंग हमारी उसके अराउंड चलती है। प्ले से हम चाइल्ड्स के साथ पहले खेलते हैं। हम उन्हें ये कहते नहीं हैं, अब आप ये बोलो, अब आप वो बोलो, ये हम बोलते नहीं हैं। हम उनके साथ सिर्फ जुड़ते हैं। गेम में जुड़ने की ज़रूरत है, उनकी इमिटेशंस को यूज़ करने की ज़रूरत है, उनसे कुछ इमिटेशन कराने की ज़रूरत है। एंग कनेक्ट एंड एंगेजमेंट एंड इमिटेशन के बाद कहीं न कहीं शेयरिंग आती है। ऑब्जेक्ट्स की शेयरिंग, उस गेम के स्टेप की शेयरिंग, एक स्टेप आपने किया, एक स्टेप मैंने किया। ये सारी चीज़ें एक्चुअली कम्युनिकेशन का प्री फाउंडेशनल स्किल्स हैं। तो कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए प्ले के थ्रू हमें डेवलप करना होगा। अटेंशन एंड फोकस इन चिल्ड्रन विद ऑटिज्म अगेन एक इशू होता है बिकॉज ऑफ सेंसरी इशू। चिल्ड्रन के जो सेंसरी सिस्टम्स होते हैं, हम सब के पास सेंसरी सिस्टम्स हैं, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ विजन। लेकिन चिल्ड्रन विद ऑटिज्म का सेंसरी के लिए स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंसेस, स्ट्रॉन्ग अफिनिटीज़ होती हैं। वो ऑब्जेक्ट को पूरा यूज़ करने के बजाय उस ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर एस्पेक्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्मूथ प्लास्टिक टॉय है, तो उस टॉय से खेलने के बजाय उसके स्मूथ सरफेस को फील और टच बार बार कर रहे होते हैं। तो अगर हम ये कहें कि उनका जो फ़ोकस है, वो उस चीज़ पे नहीं है जिस चीज़ पे होना चाहिए था, लेकिन उस चीज़ पे कुछ ज़्यादा है जिस चीज़ पे हम नहीं चाह रहे हैं, या हमें लग रहा है कि कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सो बेसिकली हमें उनको ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही ये सिखाना होता है कि जिस एस्पेक्ट को वो फोकस कर रहे हैं, उसके अलावा उस ऑब्जेक्ट से और क्या किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, एक एक टॉय या एक कार जो टच करने के काम आ सकती है, टू सी कि कितना स्मूथ है, कितना सॉफ्ट है, उसी कार को मूव कैसे करते हैं, उसी कार को हवा में उड़ाते कैसे हैं, उसी कार को किसी पेरेंट के सर पर रखकर नीचे कैसे गिराते हैं। तो ये चीज़ों से हमें पहले वैरायटी क्रिएट करनी होती है, सो दैट चाइल्ड का अपने फोकस को और ब्रॉड करे। वो सिर्फ लिमिटेड चीज़ों पे फोकस ना करे, मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल एक्शंस, मल्टीपल थिंग्स दैट कैन बी डन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स को वो ले पाए, एक्सेप्ट भी कर पाए और यूज़ और एक्सपेरिमेंट भी कर पाए। चेंजेस एक्सेप्ट करने को हम बोलते हैं एक्सेप्टिंग ट्रांजिशंस। चिल्ड्रन विद ऑटिज्म में चेंज एक्सेप्ट करना एक डिफ़िकल्टी है, बिकॉज़ उनको स्ट्रेस या एंग्जायटी होती है इस बात से जभी भी चेंज या ट्रांजिशन आता है। चेंज या ट्रांजिशन को हमें बहुत हद तक अकोमोडेट करना होता है। मीनिंग देयर बाय, अगर हम चाइल्ड को ये कहें कि आपने ये चेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अब ये वर्क फिनिश हो गया है, अब आपको ये नहीं मिलेगा, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है। हम अपने डिसिप्लिनरी स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग को हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें ये रूल बेस्ड पेरेंटिंग या ये समझाना कि क्या गलत है, क्या सही है, सिर्फ इतनी नैरो फोकस वाली पेरेंटिंग को छोड़ना पड़ेगा। ट्रांजिशन में डिफ़िकल्टी होने का मतलब है चाइल्ड के अंदर एक स्ट्रेस और एंग्जायटी है, उस चीज़ ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट से मिलने वाले फ़न को, उस चीज़ से मिलने वाले सेंसरी को गिव अप करने में। प्रैक्टिकली हमें ये सिखाना होता है चाइल्ड को कि जो चीज़ ट्रांजिशन हो रही है, वो टेम्पररी है। ये ऑब्जेक्ट अगर आपके हाथ से जा रहा है, तो ये दोबारा वापस आएगा। तो हम उन्हें गिव एंड टेक सिखाते हैं।
वो बलून जो वो छोड़ना नहीं चाहता है, उससे सिंपली छीन कर छुपाने के बजाय आपको उनसे बलून लेना है और इमीडिएटली वापस भी देना है। ऐसा प्रोसेस बार-बार रिपीट करने पर चाइल्ड की एंग्ज़ायटी एलिविएट होती है। उसे ये समझ आता है कि ये ऑब्जेक्ट परमानेंटली मेरे हाथ से छीना नहीं जा रहा है, इसे हमेशा के लिए ले लिया नहीं जा रहा है। ये एक गेम है जिसमें ऑब्जेक्ट बार-बार मेरे हाथ से निकलता तो है, लेकिन वापस भी आता है। ट्रांज़िशंस के लिए एक और स्ट्रैटेजी जो बहुत अच्छे से हेल्प करती है, वो है एडवांस प्रिपरेशन। अगर हमें चाइल्ड को एक ट्रांज़िशन कराना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम इस रूम से जा रहे हैं, अब हमें मार्केट जाना है या स्कूल जाना है और चाइल्ड रेडी नहीं है। आपको पहले आधा घंटे पहले ही चाइल्ड को मेंटली प्रिपेयर करना है, थोड़ी देर के बाद हमारा टाइम फिनिश होने वाला है, थोड़ी देर के बाद हम स्कूल जाएँगे और जब स्कूल आने का टाइम एक्चुअली जाने का टाइम होगा, तब तक चाइल्ड मेंटली कुछ-कुछ प्रिपेयर हो चुका होगा क्योंकि उसे बार-बार ये बात दोहराई गई है, उसे दिखाई गई है कि ये ट्रांज़िशन होने वाला है। बार-बार टैप करना, माउथिंग करना, ये सारी चीज़ों को हम सेंसरी सीकिंग कहते हैं। कुछ बच्चों का ब्रेन कुछ इस तरह से वर्क करता है कि वो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सेंसेशन सीक कर रहे होते हैं। वो सेंसेशन स्मेल भी हो सकता है, वो सेंसेशन टच भी हो सकता है, वो सेंसेशन प्रेशर भी हो सकता है, वो सेंसेशन माउथ में ऑब्जेक्ट डालने से जो भी टेस्ट मिलेगा वो भी हो सकता है। सेंसरी सीकिंग हमारे ब्रेन को हेल्प करता है। एक एग्जाम्पल की तरह अगर हम बहुत बार आपने देखा होगा कि जब आप पढ़ाई करते हैं, फोकस ज़्यादा करते हैं, तो कुछ ना कुछ चबाने का मन करता है। जैसे माउथ में लेके कुछ चबाएँगे और उसके साथ-साथ पढ़ाई करेंगे। आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, सिनेमा हॉल में बैठते हैं, तो उसके साथ पॉपकॉर्न मंच करते हैं, उससे आपका फन बढ़ता है। मीन्स कि आपकी सेंसरी सीकिंग, सेंसरी सेंसेशन ज़्यादा लेने से आपके एक्सपीरियंसेस और रिच हो जाते हैं। अगर हम चाइल्ड के पर्सपेक्टिव में देखें, तो वो कहीं न कहीं इन चीज़ों से अपनी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है। हमें अगेन ये सोचने के बजाय कि उससे ये कैसे हटाएँ, हमें उसको ग्रेजुएट कराना है। मीनिंग देयर बाय जिस ऑब्जेक्ट को वो माउथ में डाल रहा है, उस ऑब्जेक्ट से और क्या पॉसिबिलिटी है, और क्या किया जा सकता है। एक तरफ ये हो सकता है, दूसरी तरफ उसके माउथ में सेंसरी नीड है। मैं नहीं चाहता कि वो कार या पेंसिल को माउथ में डाले, लेकिन वो कौन-सी चीज़ है जो एक्सेप्टेबल है माउथ में डालने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कैरट का एक स्टिक मैंने कट करके दिया चाइल्ड को, चाइल्ड ने अपने माउथ में डाला, च्यू किया, स्पिट आउट किया, कुछ भी हो सकता है। ओरल सेंसरी के अलग से टूल्स होते हैं और वो माउथ को थेरेपी देने के काम आते हैं, जिससे ये सेंसरी सीकिंग माउथ वाली कम हो जाती है। तो वो भी यूज़ हो सकते हैं। तो होम मैनेजमेंट वाली टिप्स हैं कुछ सेंसरी सीकिंग करने के लिए, और कुछ जो है थेरेपी टिप्स हैं, जो थेरेपिस्ट खुद करते हैं, उससे सेंसरी सीकिंग कम होती है। सोशलाइज़ेशन करना कम्युनिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। अगेन ऑटिज़्म में ये एक प्राइमरी प्रॉब्लम है। उन्हें सोशलाइज़ेशन करना नेचुरली, इंस्टिंक्टिवली आता नहीं है। उनको ये एक स्किल की तरह, बल्कि उनको एक डिफ़िकल्टी की तरह लगता है, जिससे उसको वो अवॉइड करते हैं। सोशलाइज़ेशन की डिफ़िकल्टीज़ के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो थेरेपीज़ हम कर रहे हैं, वो सिर्फ़ वन ऑन वन नहीं हो सकती। सोशलाइजेशन इंप्रूव करने के लिए ग्रुप थेरेपी की ज़रूरत होगी। ग्रुप थेरेपी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें एक चाइल्ड के बजाय मल्टीपल बच्चे, सेम एज स्टेज लेवल के बच्चों को एक साथ लाया जाता है। एक मीडिएटर ऑफ द ग्रुप होता है, सेंट्रल पर्सन होता है जो उन बच्चों को सोशल एक्टिविटीज़ कराता है। इससे उनके अंदर एक सोशल की जो स्टिमुलेशन होती है ब्रेन में, वो होती है और उससे वो धीरे धीरे सोशल होने लगते हैं। एज अ होम प्रोग्राम हमें ये देखना चाहिए कि चाइल्ड इन द फैमिली मेंबर्स सोशलाइज कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो नहीं कर रहा है, तो हमें उस सोशलाइजेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, और पॉसिबल भी है। फॉर एग्जाम्पल यूजुअली बच्चे मदर से ज़्यादा सोशल होते हैं, लेकिन रिड्यूस हो जाते हैं फिर फादर से, और फिर एक्सटेंड फैमिली से और भी कम। कोशिश ये करनी होती है कि आपके पास एक्सटेंडेड फैमिलीज़ आपके आस-पास हों। आपके नेबरहुड में ऐसे पेरेंट्स हों जो सेंसिटिव हैं, जो आपके साथ मिलकर इसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं। आपको चाइल्ड के सोशल रेpertoire को, दायरे को और बड़ा करना है। आपको मेक श्योर करना है कि कोई ना कोई ऐसी वजह वजह हो कि चाइल्ड चाहे वर्बली ना करे, लेकिन नॉन वर्बली एक ऑब्जेक्ट को लेकर के, एक शेयरिंग को लेकर के अलग-अलग लोगों के साथ ज़रूर कनेक्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल दादी को ये ले दे के आओ।
फॉर एग्जाम्पल दादा से ये लेके आओ। सो आप अलग अलग लोगों से चाइल्ड को कनेक्ट कराते हैं इन अ नॉन वर्बल वे। ज़रूरी नहीं है कि उनसे बात करें, ज़रूरी ये है कि उनको वो समझें, रजिस्टर करें कि ये भी हमारे सोशल सर्कल में अवेलेबल हैं। अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स को अगर आप अवेयर कर पाएँ कि सोशलाइज़ेशन एक डिफ़िकल्टी है और सोशल होने के लिए हमें इनके साथ क्या करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, अगर उन्हें ये समझा दिया जाए कि ये आपके साथ आगे बढ़ के चाहे बात ना करें, पर आप इनसे आगे बढ़कर जाके बात करें। चाहे ये आपसे वापस नमस्ते, गुड मॉर्निंग आपको ना करें, बट हम एज़ अ अडल्ट इंटेलिजेंट सोशल बीइंग्स हम इन्हें ज़रूर ग्रीट करें, हम इन्हें ज़रूर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, थैंक यू, सॉरी करें। सो दैट जो हमारी इनपुट होगी, वो चाइल्ड के लिए एक रोल मॉडलिंग सोशल इनपुट होगी और वहाँ से हम सोशल स्टिमुलेशन की शुरुआत कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ऑटिज़्म को एक हमें चैलेंज की तरह लेना है, एक कंडीशन, अवस्था की तरह लेना है, किसी डिज़ीज़ या डायग्नोसिस की तरह लेने की ज़रूरत नहीं है। थेरेपिस्ट के साथ आपका टीम वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए एज़ अ पेरेंट, और आपको ये समझना है, थेरेपिस्ट के साथ डिस्कस करना है, पेरेंट और थेरेपिस्ट का एक कोलैबोरेटिव शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। तब आप उस शॉर्ट टर्म गोल को अचीव कर पाएँगे और आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरह रिकवरी दिखेगी, रादर देन किसी मैजिकल ट्रीटमेंट की उम्मीद किए बिना, और ना ही इस तरह से फ्रस्ट्रेट हुए बिना कि शायद कुछ भी नहीं हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। I would like to thank Josh Talks for creating such a wonderful platform and a program for autism awareness. ऑटिज्म की जागरूकता के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स जितने ज़्यादा हों, उतने पेरेंट्स तक पहुंच पाएंगे और पेरेंट्स अपने को और ज़्यादा लाभान्वित पा पाएंगे। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.